और आज का टॉपिक रहेगा उत्पादन। उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन, प्रोडक्शन। इसके बाद अपन कॉस्ट पढ़ेंगे। तो देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है, उत्पादन है। उपयोगिता का सृजन करना ही क्या होता है, उत्पादन होता है। अब उपयोगिता क्या है कि भाई मान लो आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। जब तक वो बुक अलमारी में रखी हुई हैं तब तक वो उत्पादन नहीं है। जब तक आप उनको अपने नाम पर अलॉट नहीं करवा लोगे तब वो उत्पादन कहलाएगा। जब तक आप उनसे पढ़ नहीं लोगे तब तक वो उत्पादन नहीं कहलाएगा। एक अनपढ़ को आपने कंप्यूटर दे दिया तो कंप्यूटर की उत्पादकता नहीं है, उत्पादन नहीं है। अगर कंप्यूटर को कंप्यूटर के जानने वाले के लिए दे दिया जाए तो उसकी उपयोगिता है। जब तक वो ऐसे के ऐसे कंप्यूटर रखा है तब तक उसकी उपयोगिता नहीं है। तो उत्पादन का सीधा सीधा अर्थ क्या है कि उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। ये मार्कर जब तक टेबल पर रखा है तब तक इसकी कोई उत्पादन नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। जब तक एक टीचर के ये हाथ में नहीं आ जाएगा तब इसकी क्या होगी, उपयोगिता सिद्ध होगी। ठीक है। अब इसमें आगे कहा जाता है कि मनुष्य मनुष्य जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में ना तो पदार्थ को नष्ट कर सकता है और ना ही पदार्थ को बना सकता है। सुनना कि उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्य जो है ना तो चीज पदार्थ को नष्ट कर सकता है और ना पदार्थ को क्रिएट कर सकता है। अरे लोहा है, लोहा कहां से आया? क्या आदमी ने बनाया, आदमी ने पैदा किया? नहीं। जितने भी मिनरल्स हैं क्या आदमी ने पैदा किए? नहीं। अनाज है, गेहूं है, क्या आदमी ने पैदा किया? नहीं। ये नेचर ने हमें डायरेक्ट दिया। तो इसके बनाने में और इसके नष्ट करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, हम इस चीज से नई चीज का क्रिएशन कर सकते हैं। इस कच्चे माल से नई चीज को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो उत्पादन है। हम लोहे को नष्ट नहीं कर सकते पूरी तरह से। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, उससे नई मशीनरी डेवलप कर सकते हैं। हम गेहूं को नष्ट नहीं कर सकते, ना उसको बना सकते। हाँ, उसको डेवलप करके आटा बना सकते हैं, आटे से रोटी बना सकते हैं। तो वो क्या है, उत्पादन है। आया समझ में? तो उत्पादन का अर्थ क्या होता है, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन क्या है कि उपयोगिता का सृजन करना, सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अब देखिएगा आगे कि उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्य ना तो पदार्थ को नष्ट कर सकता है और ना ही उसका निर्माण कर सकता है। ना ही उसका निर्माण कर सकता है। वह वह निर्गत लागतों से या इनपुट से उसको क्या कर सकता है, आउटपुट में बना सकता है। वह भौतिक आगतों से, भौतिक आगत मतलब फिजिकल 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 इनपुट्स, फिजिकल इनपुट से
निर्गतों का आउटपुट या फिनिश प्रोडक्ट निर्गतों का निर्माण कर सकता है। क्लियर? कि देखो उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कि प्रोडक्शन की परिभाषा क्या है कि उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादकता या उत्पादन कहलाता है। किसी चीज को यूज करना, जब तक वो रखी है, जब तक ये मार्केट टेबल पर रखा है, इसकी कोई उत्पादन नहीं है, इसका कोई यूजेस नहीं है। अब इसकी उपयोगिता कब सिद्ध होगी? जब ये एक टीचर के हाथ में आ जाएगा। ये किताबें लाइब्रेरी में रखी हुई हैं तब तक ठीक है, उनके कोई यूजेस नहीं है, बेकार है वो। जब तक एक स्टूडेंट उनको अपने नाम पर अलॉट नहीं कर लेता और उनकी उपयोगिता को यूज नहीं कर लेता, तब तक वो उत्पादन नहीं कहलाएगी। आपके पास मोबाइल है, ज्यादातर लोग फोन काटते हैं और फोन क्या नाम है कि लगा देते हैं और रील देखते हैं बस, लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस हैं। जब तक ये काम हो रहा है तब तक ठीक है, कोई यूजेस नहीं है उसके, लेकिन अगर मोबाइल में अगर रिसर्च की जाए, R&D की जाए, तो उसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। इस प्रक्रिया में मनुष्य किसी भी चीज का कोई निर्माण नहीं कर सकता और ना ही उसको नष्ट कर सकता है। तांबा है, प्रकृति में हमें दिया, लोहा है, प्रकृति ने हमें दिया गया, मानव ने थोड़ी बनाया है इसको। मानव चाहे भी तो क्या इसको बिल्कुल नष्ट कर सकता है? ये मान लो एक लोहे की छड़ है, इसको मैंने नष्ट करना चाहूं तो क्या इसको नष्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता इसको नष्ट। हाँ, इससे मैं नई चीज का इन्वेंशन कर सकता हूं, यानी कि कच्चे माल से, फिजिकल इनपुट से मैं क्या कर सकता हूं? आउटपुट फिनिश, मैं नई चीज बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? नई चीज क्रिएट कर सकता हूं, एक फिनिश प्रोडक्ट बना सकता हूं। क्लियर? लिखो एक बार यहां तक। लिखो आराम से। लिख लिया? लिख लिया? अब देखिएगा आगे कि उपयोगिता विभिन्न प्रकार से सिद्ध हो सकती है, ठीक है, या सृजित हो सकती है। आप देखो कैसे एक उपयोगिता सृजित होती है, कैसे एक उपयोगिता क्या होती है, सृजित होती है। तो पहली बात करूं मैं, रूप उपयोगिता। रूप उपयोगिता, अब देखो ये रूप उपयोगिता क्या होती है कि कच्चे माल को, कच्चे माल को नए माल में तैयार करना, अर्थात अर्थात उसका क्या बदल देना? रूप बदल देना, अर्थात उसकी संरचना में बदलाव करना। संरचना में बदलाव करना, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी से क्या बनाना? फर्नीचर बनाना। और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे
मिट्टी से खिलौने बनाना, ये हो गई रूप उपयोगिता। भाई जब तक लकड़ी, सामान्य लकड़ी है, जब तक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ों की कटाई किस लिए होती है? डेवलपमेंट के लिए होती है, चाहे वो कागज बनाने से हो, चाहे वो फर्नीचर बनाने से हो। भाई लकड़ी है, तना है, उसके रूप में आप बदल दो, जब तक वो तना है तब तक ठीक है, उसके कोई यूजेस नहीं है। अगर उसको, उसकी प्राइस को तिगुना चौगुना करना है तो उसके स्वरूप में क्या कर दो? चेंज कर दो, उसको फर्नीचर में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो, उससे क्या बना लो? मशीनरी बना लो, उससे कागज बना लो। तो उसके स्वरूप में बदल, उसके स्वरूप चेंज होते ही क्या हो जाएगी? उसकी रूप उपयोगिता क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी। और उसकी वही कॉस्टिंग, वही जो प्राइस है वो 4 गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मिट्टी है, ठीक है, पड़ी है, लेकिन अगर मिट्टी को आप डिजाइन करके एक खिलौना अगर बना देते हो तो उसकी उपयोगिता खिलौना बनने के बाद क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब तक वो मिट्टी है तब तक ठीक है, पड़ी है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जैसे ही उस किले का हमने क्या बनाया? टॉय में उसको क्रिएट किया, तो उसकी उपयोगिता क्या हो गई? जस्ट डबल हो गई। तो ये हो गई रूप उपयोगिता। दूसरी की बात करें, एक होती है स्थान उपयोगिता। अब देखो स्थान उपयोगिता क्या होती है। स्थान उपयोगिता में क्या होगा कि भाई वस्तु के स्थान को बदला जाएगा, ठीक है। स्थान परिवर्तन से सृजन की गई उपयोगिता, यानी कि जब वस्तु के स्थान को बदलकर नई उपयोगिता का सृजन करना। नई उपयोगिता का सृजन करना, जैसे एग्जाम्पल आप बताओ, स्थान परिवर्तन कैसे होगा बताओ। मतलब एक कोई भी एग्जाम्पल आप सोचो, मैं परिभाषा बता रहा हूं, एग्जाम्पल आपको बताना है। स्थान उपयोगिता, जब वस्तु के स्थान को बदलकर उसकी नई उपयोगिता का सृजन किया जाए। मतलब ऐसी कोई गुड्स जो हमारे लिए वर्तमान में बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई हो, वर्तमान में बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई हो, लेकिन जैसे ही उसका स्थान बदला जाएगा वो वहां जाकर के उपयोगिता हो जाएगी, या वहां उसकी अब वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगिता है वर्तमान की कंडीशन में। तो ऐसी कोई वस्तु बताओ जिसका स्थान बदल करके आप उसकी नई उपयोगिता का सृजन कर सकते हैं। कोई है आपके माइंड में ऐसी कोई वस्तु जिसका स्थान बदलने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती हो? बताओ एग्जाम्पल फटाफट। स्थान उपयोगिता, जल्दी बताना भाई। बताओ बताओ फटाफट। अरे ऐसी कोई वस्तु जिसका आप स्थान बदल दो तो उसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ जाएगी। बताओ कौन सी वस्तु हो सकती है? अच्छा, देखो मैं बताता हूं। जैसे गर्म स्थान की तुलना में ठंडे स्थानों पर ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े की उपयोगिता। भाई गर्म स्थान है, राजस्थान गर्म है गर्मियों में, तो यहाँ ऊनी कपड़े कोई पहनना पसंद करेगा क्या? लेकिन वही उसी समय अगर उनको हिमाचल जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए तो वहां उनकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। भाई वर्तमान में साउथ है, साउथ में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, या कहें कि दक्षिणी गोलार्ध है, वहां वर्तमान में गर्मियां चल रही हैं, अपने यहाँ सर्दियां चल रही हैं, तो वहां अब ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, ऊनी कपड़ों की आवश्यकता हमारे यहाँ है। जब हमारे यहाँ गर्मी आएगी तो वहां सर्दी बढ़ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे देश हैं, तो यहां से गर्म कपड़े कहां शिफ्ट हो जाएंगे? वहां इंपोर्ट होने लग जाएंगे। क्लियर? तो स्थान बदलते ही नई उपयोगिता का क्या हो गया? सृजन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञान उपयोगिता। ज्ञान उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता में देखो क्या है कि
नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना, जैसे मोबाइल प्लस कंप्यूटर। ठीक है, नई उपयोगिता का सृजन हो जाएगा। नई नई चीजें जब आप एक कंप्यूटर जानने वाले को, एक पढ़े लिखे आदमी को अगर कंप्यूटर का ज्ञान आप देते हो तो वो नई नई चीजों का क्या करेगा, सृजन करेगा। नेक्स्ट है सेवा उपयोगिता। सेवा उपयोगिता, सेवा उपयोगिता में क्या है कि समाज की सेवा करना। अब यानी किसी पेशेवर सेवा, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, पेशेवर सेवाओं का लाभ प्राप्त करना, पेशेवर सेवाओं का लाभ प्राप्त करना, जैसे पेशेवर सेवाएं, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, एडवोकेट है। क्लियर, ये सर्विसेज तो हैं भाई। डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के पास गए, क्या डॉक्टर दूर से ही देख देगा कि हाँ यार तेरे तो ये बुखार है ना, जुकाम है, तेरे को सर्दी लग रही है, फिर क्या किस काय की सेवा? नहीं, जब तक वो आपको छुएगा नहीं, आपको देखेगा नहीं, टॉर्च नहीं लगाएगा, स्टेथोस्कोप नहीं लगाएगा, वो सारी चीजें नहीं करेगा, वो अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेगा। टीचर है, अब आप हमारी सेवाएं ले रहे हो, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम चुपचाप खड़े हैं तो हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं है, जब एक टीचर थोड़ी कहलाएंगे हम। वकील है, वकील आपको ज्ञान दे रहा है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वो कौन सी उपयोगिता हो गई, सेवा उपयोगिता हो गई। ठीक है, तो एक बार यहां तक आप इन चारों को नोट डाउन कर लो। लिखो फटाफट।
लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट है समय उपयोगिता। समय उपयोगिता अब देखो, समय उपयोगिता क्या है कि वस्तु के वस्तु के उपयोग उपयोग के समय में उपयोग के समय में बदलाव करके, समय में बदलाव करके उपयोगिता को बढ़ाना। उपयोगिता को बढ़ाना जैसे जैसे वस्तु का संग्रह कर वस्तु का संग्रह कर जब उसकी कमी हो, जब उसकी कमी हो तब उसका प्रयोग करना, जब उसकी कमी हो तब उसका प्रयोग करना। जैसे ब्लड, भाई ब्लड कैंप लगते हैं, ब्लड कैंप लगते हैं तो उस समय चलो ब्लड की आवश्यकता नहीं है, उस समय जब ब्लड की आवश्यकता नहीं है तो क्या करते हैं, ब्लड का स्टोरेज कर लेते हैं। ब्लड का स्टोरेज कर लेते हैं, जब जिस व्यक्ति को उस समय जिस आवश्यकता होती है ब्लड की, तो वो ब्लड उसकी उस समय उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है, उसकी जान बचा लेता है। तो ये समय उपयोगिता हो गई। भाई जिस समय आपने ब्लड डोनेट किया, हो सकता है उस समय किसी को ब्लड की आवश्यकता नहीं हो, तो उसका क्या कर लिया हमने, स्टोरेज कर लिया। स्टोरेज कर लिया, जब जिस व्यक्ति को उसकी कमी हुई तब उसका क्या कर दिया, उसको ब्लड चढ़ा दिया और उसका बेचारे का जीवन बच गया। नेक्स्ट है कब्जा या अधिकार उपयोगिता। कब्जा या अधिकार उपयोगिता, अब देखो कब्जा या अधिकार उपयोगिता क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु का कब्जा हस्तांतरित करना। कब्जा हस्तांतरित करना जैसे लाइब्रेरी की पुस्तकें। भाई लाइब्रेरी की पुस्तकें जब तक लाइब्रेरी में रखी हुई हैं तब तक उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे ही वो लाइब्रेरी की पुस्तकें आपने अपने नाम पर अलॉट करवा ली, आपने उनका कब्जा ले लिया, तो फिर वो आपके लिए उपयोगिता क्या कर जाएंगी, सिद्ध कर जाएंगी। लेकिन जब तक वो अलमारी में लाइब्रेरी के स्टोरेज में स्टॉक 100 पीस बन के रखी है, तब तक उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। उतारो दोनों।
लिख लिया? ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट कि निम्न विशेषताओं वाली निम्न विशेषताओं वाली वस्तु सेवाओं को उत्पादन में शामिल किया जाता है। अब देखो कौन कौन सी वस्तु सेवाओं को उपयोगिता में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं वाली वस्तु सेवाओं को उत्पादन में शामिल किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वस्तुओं और सेवाओं में जिनको हम क्या कह सकें उत्पादन में शामिल कर सकें। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं एक वस्तु और सेवा में होनी चाहिए जिनको हम कह सकें कि ये क्या है उत्पादन है। पहला तो श्रम पूंजी की लागत लगी हो, उसमें मानव की आवश्यकताओं को क्या करती हो, पूरी करती हो। ठीक है, मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती हो, अर्थ उसका एक वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसकी क्या हो, इकोनॉमिकल वैल्यू उसकी होनी चाहिए। और उत्पादन में लागत लगी हो, पूंजी लगी हो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हो। ये अगर चीजें किसी वस्तु एवं सेवाओं में हैं तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो पहला है श्रम एवं पूंजी की मदद से बनी हो, मदद से बनी हो। किससे बनी हो, एक तो श्रम से बनी हो और पूंजी से बनी हो। और उसका क्या होना चाहिए, आर्थिक मूल्य होना चाहिए, इकोनॉमिकल वैल्यू होनी चाहिए उसकी। और क्या होनी चाहिए कि आवश्यकताओं मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। और एक ही बात है, उत्पादन की लागत हो, मतलब उसके इनपुट्स में भी क्या लगे, लागत लगे। अगर ये किसी वस्तु और सेवाओं में चीजें शामिल हैं तो उनको हम किस में शामिल कर सकते हैं, उत्पादन में शामिल कर सकते हैं। तो उत्पादन की कंडीशन क्या है कि उत्पादन की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि उसमें मेहनत लगी हो, पूंजी लगी हो, उसका एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो, मतलब अगर उसको बेचें तो उसका एक इकोनॉमिकल क्या मिले, प्राइस मिल जाए। और वो ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करे, ह्यूमन नीड्स को क्या करे, कंप्लीट करे। और उसको बनाने में भी क्या लगना चाहिए, पैसा लगना चाहिए। अगर ये चार चीजें किसी वस्तु और सेवा में हैं सॉरी सॉरी तो उसको हम किस में शामिल कर लेंगे, उत्पादन में शामिल कर लेंगे। उतारो यहां तक।
लिख लिया रेनू? निशा, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? अब देखिएगा आगे कि हमने उत्पादन का इस उत्पादन का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, और इसका क्लासिफिकेशन करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में उत्पादन को हमने क्लासिफाइड कर दिया। एक तो है आउटपुट और एक है इनपुट। आउटपुट एंड इनपुट 2 पार्ट में हमने, बिल्कुल रजनी अच्छी चल रही है तैयारी, बिल्कुल पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो यही अपने पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम 6 से 7 घंटे तो निकालो जिससे कि क्वालिटी निकल कर के आए। अभी एग्जाम में टाइम है आपके, एक एक चीजों को पढ़ते चलो, टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक के कोशिश करो कि 50 क्वेश्चन आप निकाल लो। इसलिए मैंने देखो पीपीटी से पढ़ाना इसीलिए बंद किया है कि आपको थोड़ा सा लिखने में थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा बने, लिख करके पढ़ाने से, और नोट्स भी साथ के साथ तैयार होते चले जाए। ठीक है, अब देखो आउटपुट और इनपुट उत्पादन को 2 में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो ये आउटपुट जो है ये है डिमांड एंड मार्केट, डिमांड एंड मार्केट, और ये है डिमांड एंड फर्म। डिमांड एंड फर्म, एक तो बाजार की मांग है और एक किसकी मांग है, फर्म की मांग है। क्लियर? पहला हमने किसमें, बाजार की डिमांड में क्लासिफाइड किया इसको, इनपुट को, और आउटपुट को किसमें, इनपुट को किसमें, फर्म में, और आउटपुट को किसमें, मार्केट में। ठीक है, ये आउटपुट है बाजार की मांग कहलाती है, और ये एक फर्म की क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। अब देखिएगा कि इस बाजार की मांग को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, और इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। दोनों को 2-2 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, डिमांड एंड मार्केट को भी और डिमांड एंड फर्म को भी। डिमांड एंड मार्केट जो है इसको हमने पहले किया इंट्रा इंडस्ट्रियल, इंट्रा इंडस्ट्रियल या इंटरमीडिएट इंडस्ट्रियल, और दूसरा है फाइनल डिमांड। पहला है इंडस्ट्रियल डिमांड, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से जो मांगती है, और एक फाइनल डिमांड है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये जो इंट्रा इंडस्ट्रियल है ये किसकी मांग करती है, कच्चे माल की। एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या ले लेती है, कच्चा माल ले लेती है। इसको औद्योगिक मांग कहते हैं, उद्योग की मांग कहते हैं। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से क्या ले सकती है, रॉ मटेरियल खरीद सकती है। मान लो ये मार्कर की कंपनियां हैं, ये मान लो ये होलसेल में देती है, तो इसकी छोटी छोटी कंपनी इससे रॉ मटेरियल क्या कर लेंगी, परचेज कर लेंगी। कोई भी देख लो, कोई भी फर्म है, बड़ी फर्म से रॉ मटेरियल खरीद लेती है या खुद जाती है। भाई मान लो अभी मैं कपड़े की दुकान खोलना चाहूं छोटे स्तर से, तो मैं जाकर के लुधियाना से कपड़े लाऊंगा कि जयपुर के होलसेल से कपड़े ले लूंगा, बताओ? भाई मैं जयपुर से ही कपड़े लेना क्या करूंगा, पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा पास उतना फाइनेंशियल नहीं है। जब मेरी बड़ी हो जाएगी तब लुधियाना से भी फिर मैं क्या लूंगा, लुधियाना से भी होलसेल से ही लूंगा, मैं बड़ी कंपनी से ही लूंगा, या खुद मैन्युफैक्चर करूंगा, बड़ी कंपनी से तैयार माल ले लूंगा या कच्चा माल ले लूंगा।
और उसको इधर उधर बनवा लूंगा। आपने देखा होगा जयपुर में तो बहुत सारे लोग कच्चा माल उठाते हैं, किसी से बटन लगवाते हैं, किसी से काज लगवाते हैं, किसी से चैन लगवा लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या ले लेते हैं, कच्चा माल ले लेते हैं, ये इंडस्ट्रियल डिमांड कहलाती है। ठीक है, और ये जो फाइनल डिमांड है इसको कौन करता है, इसको करता है उपभोक्ता। उपभोक्ता करता है या कौन करती है, सरकार करती है, या फिर हम क्या कर देते हैं, इसका निर्यात कर देते हैं। ठीक है भाई, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कच्चा माल ले रही है, उसको तैयार कर रही है। तैयार को हमने क्या बोला, फाइनल डिमांड बोला। और फाइनल डिमांड क्या है, फाइनल वस्तु को, मान लो ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये मैंने खरीद ली। इसको गवर्नमेंट बाहर भी भेज सकती है, या अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। उत्पादन को दो भागों में बांटा, आउटपुट। आउटपुट की पहली क्या थी, डिमांड इन मार्केट। मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट की डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था इंट्रा इंडस्ट्रियल, मतलब एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कच्चा माल ले लेती है, उसको डिमांड ऑफ इंडस्ट्री कहेंगे। दूसरा है फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड को कौन करता है, उपभोक्ता करता है, या सरकार करती है, या फिर वो एक्सपोर्ट के क्या आता है, काम आता है। अब देखो दूसरा है डिमांड इन फर्म। अब डिमांड इन फर्म में पहला है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनपुट। प्रोडक्ट इनपुट को अपन बोलेंगे उत्पादित आगत। प्रोडक्ट इनपुट, प्रोडक्ट इनपुट भी क्या होता है, कच्चा माल होता है। प्रोडक्ट इनपुट भी क्या होता है, कच्चा माल होता है। प्रोडक्ट में जो इनपुट डाले जाते हैं, प्रोडक्ट में जो इनपुट डाले जाते हैं उसको भी हम क्या कहेंगे, कच्चा माल कहेंगे। और दूसरा है प्राइमरी इनपुट। प्राइमरी इनपुट यानी कि प्राथमिक माल, प्राथमिक लागत। प्राथमिक लागत। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्राथमिक लागत होती क्या है। देखो इनपुट, जो एक प्रोडक्ट बनाने में चीजें लगती हैं उनको क्या बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, इनपुट। तो प्रोडक्ट इनपुट पहला है, प्रोडक्ट इनपुट, इसको हम क्या कह सकते हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल कह सकते हैं। यानी कि एक जैकेट को बनाने में क्या क्या इनपुट्स डाले गए, इसमें चटकनी डाली गई, इसमें रेशा डाला गया, ठीक है, ये काला कपड़ा डाला गया, ये सारी चीज क्या है, इसके इनपुट्स हैं। एक तो इनपुट्स होता है, एक प्राइमरी इनपुट होता है। अब प्राइमरी इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपका क्वेश्चन बनने वाला है कि प्राइमरी इनपुट होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं प्राइमरी इनपुट में। अच्छे से याद कर लेना, अभी क्लास में याद हो जाना चाहिए कि पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, लैंड लेबर कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर। देखो भाई अच्छे से याद रख लेना, प्राइमरी इनपुट्स में क्या क्या शामिल है। प्राइमरी इनपुट्स में सबसे पहली चीज लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। दूसरी चीज लेबर चाहिए। तीसरी चीज कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। और फिर रिस्क लेने वाला चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, एक बिजनेस पर्सन चाहिए। एक दो तीन चार, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्राइमरी इनपुट में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उतारो एक बार यहां तक, उतारो आराम से।
उतार लिया। चलो अब देखिएगा, अपन एक एक चीज उठाते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की ये होते क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करें लैंड की, यानी कि भूमि। तो बताओ भूमि क्या होती है, बोलो। क्या होती है भूमि, कोई बता पाएगा? भूमि की डेफिनेशन क्या है, भूमि की परिभाषा क्या है, बोलो। है किसी के पास कोई जवाब? व्हाट इज लैंड, भूमि क्या है? देखो कि लैंड इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन द इकोनॉमी। लैंड इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन द इकोनॉमी। इट इंक्लूड नॉट ओनली the surface but also over the surface and under the surface. We can told it is the unique gift by nature. प्रकृति द्वारा जो हमें सबसे बड़ा उपहार दिया गया है वो क्या है, भूमि है। ठीक है, तो देखिएगा लैंड इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट in the economy. It include not only the surface but also under the surface and over the surface. Over the surface, the gift of nature, the free gift of nature. Free gift of nature. इसमें धरातल के नीचे व ऊपर स्थित सभी चीजें शामिल होती है। सभी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, देखो लैंड क्या है। लैंड इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन द इकोनॉमी। इट इंक्लूड नॉट ओनली द सरफेस बट आल्सो अंडर द सरफेस और ओवर द सरफेस। द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति द्वारा दिया गया हमें मुफ्त उपहार है। इसके अंदर, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें स्थित हैं, मिनरल से लेकर, वाटर से लेकर के, मेटल से लेकर के,
ठीक है, एनवायरमेंट से लेकर के जितनी भी चीज हैं वो किस में इंक्लूड होती हैं, लैंड में होती है, जो नेचर हमें प्रदान करती है, चाहे वो जमीन के नीचे से दे रही हो चाहे जमीन के ऊपर से दे रही हो। ठीक है, वो सभी चीज किस में इंक्लूड होती है, लैंड में इंक्लूड होती है। प्रकृति द्वारा दी गई प्रत्येक चीज, प्रकृति द्वारा दी गई प्रत्येक चीज, चाहे वो जमीन के अंदर हो चाहे वो जमीन के बाहर हो, वो क्या कहलाएगी, भूमि में इंक्लूड होती है, जो प्रकृति ने हमें सहर्ष प्रदान की है। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन को एक बार। लिख लिया। दूसरा है लेबर। यह उत्पादन का सक्रिय साधन है, एक्टिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द एक्टिव रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शन। यह शारीरिक और मानसिक हो सकता है। भाई कई लोग शारीरिक रूप से श्रम करते हैं और कई लोग मेंटली रूप से श्रम करते हैं, जैसे आप लोग हो मेंटली क्या करते हो, श्रम करते हो। ठीक है, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला है स्किल्ड और दूसरा है अनस्किल्ड। अगर स्किल्ड है तो क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, और अनस्किल्ड होगा तो लो प्रोडक्टिविटी होगी। सही है कि नहीं है, बताओ। अगर स्किल होगा तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी और अनस्किल्ड होगा तो लो प्रोडक्टिविटी इसमें दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल। नेक्स्ट है कैपिटल, तीसरे नंबर की। अब देखो कैपिटल को आप अच्छे से जानते हैं, कैपिटल इज द पार्ट ऑफ टोटल वेल्थ। कैपिटल इज द पार्ट ऑफ टोटल वेल्थ। ये टोटल वेल्थ का क्या है, पार्ट है। मतलब क्या है कि अधिक धन कमाने के लिए धन का वह भाग जो अधिक धन कमाने के लिए लगाया जाता है, धन का वह भाग जो अधिक धन लगाने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए लगाया जाता है। ऐसे कह सकते हैं इनका कि धन का वह भाग जो और अधिक धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए लगाया जाता है। नहीं आई लाइन समझ में? भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब मैंने उसमें से 60 लाख रुपए एक इंडस्ट्री में लगा दिए, तो 60 लाख का मतलब क्या है कि मैं इस 1 करोड़ का डबल कर सकूं, तो मेरे धन का वह भाग, मेरे धन का वह भाग जो मैं और अधिक धन कमाने के लिए लगा रहा हूं, वो क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल कहलाएगी।
ठीक है, विच इज यूज मेक इट मोर, विच इज यूज मेक इट मोर। ठीक है, उतारो दोनों को फटाफट। ठीक है, यहां तक कोई दुख दर्द दिक्कत समस्या परेशानी समझ में आया? नोट्स बने क्या? यहां तक आपने उतारा क्या? आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे।